गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सीए का पहला स्टेज, सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लिया और अब आप स्टूडेंट हो सीए इंटरमीडिएट के। आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट के कोर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमें टोटल 3 पेपर दे रखे और सेकंड ग्रुप में भी हमें टोटल 3 पेपर दे रखे। सेकंड ग्रुप का पहला पेपर हमें दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो टोटल 6 पेपर है, इसमें से कुछ पेपर कंप्लीटली थियोरेटिकल है, कुछ पेपर कंप्लीटली प्रैक्टिकल है और कुछ पेपर ऐसे हैं जो कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थियोरेटिकल है। ये जो पेपर दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। और जहां पर बात आती है कि पूरा पेपर प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट अपने आप में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो, अच्छी तरीके से रिवाइज करते हो, प्रॉपर तरीके से आप इस सब्जेक्ट को अगर एग्जाम में परफॉर्म करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपको मिनिमम डिस्टिंक्शन मार्क्स तो दे ही देगा और उससे ज़्यादा भी आपको मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि ये सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो और आप इस सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाए और एग्ज़ाम में हमारा ये पेपर एकदम सॉलिड जाना चाहिए, जिससे कि मार्क्स आए इतने ज़्यादा कि बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो ये अकेला सब्जेक्ट आपके सारे सब्जेक्ट को एग्रीगेट बनाने में हेल्प करे। ठीक है, तो हम इसी ऑब्जेक्टिव से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को। ये जो सब्जेक्ट हमें दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या होता है ये सब्जेक्ट में, मतलब हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या है। जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जैसे ही आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि आप 11 से पढ़ रहे हो, 11th 12th फाउंडेशन आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ी है, या ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स को, तो आपको पता है अकाउंटिंग में क्या होता है। लॉ में भी कुछ समझ में आता है कि लॉ में क्या होगा, या ऑडिट में भी आपको समझ में आता है कि ऑडिट करनी होती है। बट ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में शायद आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि सब्जेक्ट में हमें करना क्या। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को समझना, क्या दे रखा है हमें इस सब्जेक्ट में, क्या है ये सब्जेक्ट। फिर हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के सिलेबस को, कितना सिलेबस दे रखा है, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम में पेपर पैटर्न आता है वो कैसा आता है, कितने एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितनी ऑप्शन क्या मिलता है, इन सब के बारे में हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट को, मतलब हम उसके बाद फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट। फिर हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को समझना कि ये सब्जेक्ट है क्या। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये क्या करना है हमें इस पूरे सब्जेक्ट में। देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपको दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मेनली यूज कहां पर होता है। इसका मेनली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल को परचेज करती है, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस करती है। फैक्ट्री में मशीनें होती है, फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, वो मशीन और वर्कर क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल कर देते हैं। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, काम होता है, वहां पर
मेनली ये सब्जेक्ट काम आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही ये सब्जेक्ट काम आता है, और भी बिजनेस में काम आता है, बट उसका यूज बहुत लिमिटेड है। मेनली ये कहाँ काम आता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऐसा होता है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को परचेज करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को परचेज करना। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स करना। एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स प्रमोशन करना। एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? वो अकाउंटिंग करने का काम करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का काम करता है। एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? फाइनेंस को अरेंज करने का काम करता है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट यहां पर होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट का मतलब समझ गए क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम से ही लगता है क्या करता होगा? सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। बट ये जो डिपार्टमेंट होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो मान लो, और उसके बाद में आपकी जॉब लगी किसी कंपनी में, और आपको कहा कि आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगी है। अब आपको करना क्या है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगती है तो समझ में आता है कि चलो अकाउंटिंग करनी है। आपके अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब लगती है तो आपको समझ में आ गया कि मुझे फाइनेंस का काम करना है, ठीक है, पैसा अरेंज करना है, पैसे को यूज करना है, उससे रिलेटेड काम करना है। परचेज डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगी मतलब आपको परचेजिंग करने का काम करना है। बट अगर आपकी जॉब लगी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको करना क्या है? अगर आप ये समझ गए कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, तो आपको ये सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और वो क्या करता है डिपार्टमेंट, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको केवल इस डिपार्टमेंट के काम को समझना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है? उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसमें से मैं आपको मेन फंक्शन बता रहा हूं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। मेन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेन फंक्शन होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम करता है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मतलब क्या? जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कैलकुलेटर बनाती है, उसका काम है कैलकुलेटर बनाना और उसको सेल कर देना, बेच देना। अब ये कैलकुलेटर बनाने में क्या कॉस्ट लगी, कितना खर्चा आया, उसको कौन कैलकुलेट करता है? उसको कैलकुलेट करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम कैलकुलेटर को बनाने की कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या जरूरत है हमें ये पता करने की कि कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है। देखिए, हम ये कैलकुलेटर बनाएंगे और इस कैलकुलेटर को मार्केट में सेल करेंगे। अब जब मार्केट में सेल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये कैलकुलेटर मार्केट में किस प्राइस पर बेचा जाए, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अब कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी?
सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये पता करो कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है। हमने मान लो कैलकुलेट किया कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट है 300 रुपीज, 300 रुपये इस कैलकुलेटर की कॉस्ट है। फिर आप क्या करो, इसमें प्रॉफिट ऐड करो, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको रखना है वो ऐड करो। सपोज हमें 10% का प्रॉफिट रखना है, तो 300 रुपीज कॉस्ट, 10% प्रॉफिट, इट मीन सेलिंग प्राइस इज 330। अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं की तो आप इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे मेन फंक्शन इस डिपार्टमेंट का होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। सेकंड मेन काम होता है कॉस्ट कंट्रोल। फ्रेंड्स, मान लो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि ये कैलकुलेटर, आपने इसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की 330 रुपीज। कैसे? 300 कॉस्ट, 30 रुपीज प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज 330। मान लो मार्केट में एक और आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी इसी टाइप का कैलकुलेटर बनाकर बेचता है। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है केवल और केवल 270 रुपीज। कितनी प्राइस है? 270। उसकी जो कॉस्ट है 250 है, उसने प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 270। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, फीचर सेम है, सब कुछ सेम है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेम है, फीचर सेम है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। केवल और केवल एक फर्क है कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 330 है और आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 270 है। अब आप बताओ, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कौन परचेज करेगा? जब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट, सेम फीचर का प्रोडक्ट, सेम लाइफ का प्रोडक्ट अगर उसको 270 में मिल रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को 330 में क्यों परचेज करेगा? ऑब्वियस है, नहीं परचेज करेगा। आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे अगर आपकी सेलिंग प्राइस दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है और क्वालिटी सेम है? क्वालिटी अगर डिफरेंस है तो बात अलग है, बट अगर क्वालिटी सेम है, सब कुछ फीचर सेम है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सेम है, तो फिर से आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा वो क्यों पे करेगा? आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जब कॉस्ट ही 300 है तो मैं उसमें कुछ तो प्रॉफिट ऐड करूंगा। 330 मैंने सेलिंग प्राइस, रीजनेबल सेलिंग प्राइस है, मेरी कॉस्ट ही 300 प्लस प्रॉफिट, बट आपका कॉम्पिटिटर है वो उसकी कॉस्ट ही 250 है। इसका मतलब है आपकी जो कॉस्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है ये चेक करने का काम कौन करेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर लगते हैं उनका एनालिसिस करेगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगती है, एक्सपेंडिचर कितने लगते हैं, रेंट कितना लगता है, सैलरी कितनी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना लगता है, फैक्ट्री के खर्चे कितने लगते हैं, ऑफिस के खर्चे कितने लगते हैं, बहुत सारे जो भी खर्चे उन सबको कैलकुलेट किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि क्या खर्चे रीजनेबल है या ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, उसके रीज़न को एनालाइज किया जाएगा और ये किया जाएगा कि खर्चे कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। अगर खर्चे कंट्रोल में आ गए, अगर हमने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया तो हो सकता है हमारी भी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, और अगर कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई तो हमारी सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम मार्केट की कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे यहाँ पर वेस्टेज हो रहे हैं, जो खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, उन सबको कम करना, वेस्टेज को ख़त्म करना या कम करना, एक्सपेंडिचर को रीजनेबल लेवल पे लेके आना, ये सारे काम कौन करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इन सब का काम, इन सब की जिम्मेदारी कौन से डिपार्टमेंट पे होती है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे होती है। तीसरा मेन काम होता है इस डिपार्टमेंट का, वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग।
देखो, बिजनेस में जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका मेन काम होता है डिसीजन देना। अगर आपको कोई प्रोडक्ट किसी एरिया में सेल करना है, नहीं करना है, किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है, डिसकंटिन्यू करना है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। अब मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है और ये डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए? बहुत सारी रिपोर्ट्स चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपेरेटिव डेटा चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देने का काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का होता है, नहीं। बट बहुत सारे डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम, उसको रिपोर्ट बनाकर आगे टॉप मैनेजमेंट को देने का काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजंस तो लेने होते हैं और डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने का काम, उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाने का काम कौन करता है? ये डिपार्टमेंट करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर ये डिपार्टमेंट का एक मेन काम और ले लेते हैं, और वो है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी या फिर प्रोडक्ट सेपरेटली। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? हर एक एक्टिविटी का या हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करता है। मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है जो 5 प्रोडक्ट बनाती है, ABCDE। तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये ओवरऑल बनाया जाता है। मतलब जैसे 5 प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं होता है कि हर प्रोडक्ट का ट्रेडिंग P&L बनाया जाएगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग। हर एक प्रोडक्ट का ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट सेपरेटली। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? जितने भी प्रोडक्ट है, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, उन सब की प्रॉफिटेबिलिटी को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। ए की प्रॉफिटेबिलिटी सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी, बी के अलग, सी के अलग, डी के अलग, ई के अलग। अब आप कहेंगे ऐसा करने का फायदा क्या? टोटल प्रॉफिट तो निकालना होता है? नहीं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो हम ए से प्रॉफिट बहुत कम कमा रहे हैं, बी से हमें लॉस हो रहा है, सी से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज जो डिसीजन होता है वो उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ए में हमें बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है ए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बहुत कम है, या हो सकता है कि ए के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो या तो हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे या सेलिंग प्राइस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, जिससे कि ए की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। बी प्रोडक्ट से हमें लॉस हो रहा है, तो क्या किया जाए कि बी प्रोडक्ट से हमें लॉस की जगह प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, और मान लो हमें लगता है कि बी से प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, तो बी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। मतलब ये सारे डिसीजन हम कब ले पाएंगे? जब हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो सेपरेटली कैलकुलेट करता है, जिससे कि प्रोडक्ट वाइज डिसीजन लेने में हमें हेल्प रहती है कि किस प्रोडक्ट के बारे में क्या डिसीजन लेना है। वो उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर हम डिसीजन ले पाते हैं। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऐसा करता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, एक और काम यहाँ पर मेन काम लिख लेते हैं, और वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, फाउंडेशन में भी पढ़ा है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम सबसे पहले तो एंट्रीज करते हैं, फिर उस एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं लेजर में, फिर लेजर से लास्ट में ईयर एंड होने पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वैसे ही
कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एंट्रीज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी लेजर अकाउंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, बट उसका जो तरीका होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग होता है। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कौन करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, ये मैंने जो काम लिखा है ना, पांच जो फंक्शन लिखे हैं, ये तो मैंने आपको मेजर फंक्शन के बारे में नाम बताया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो काम है वही हमारा ये सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो डिपार्टमेंट के नाम से ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है। तो यहां पर हमें क्या करना है? कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमें टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, हमें हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। ये मेन काम है, ठीक है। तो ये सारे सब कुछ करने के लिए हमें बहुत सारे चैप्टर्स दे रखे। मतलब अगर आप सीए करने बनने के बाद में आपकी जॉब अगर इस डिपार्टमेंट में लगती है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या क्या इस डिपार्टमेंट के काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं बात करता हूँ इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चैप्टर्स दे रखे हैं, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको सुनकर दुख हो सकता है या परेशान आप हो सकते हो, बट बिल्कुल आप परेशान मत होना। इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 15 चैप्टर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर बहुत ज़्यादा है, बट नो प्रॉब्लम, हम आराम से इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस नोट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट। चैप्टर नंबर 2, मटीरियल कॉस्ट। थ्री, लेबर कॉस्ट। 4, ओवरहेड। 5th, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बजटरी कंट्रोल सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
मार्जिनल कॉस्टिंग। ये टोटल 15 चैप्टर्स हमें दे रखे हैं और हर सब चैप्टर में हमें प्रैक्टिकल दे रखे हैं। अच्छा, जो थियोरी दे रखी है वो इसी में ही दे रखी है, मतलब हर चैप्टर में प्रैक्टिकल तो है ही और थोड़ा बहुत थियोरी भी है। अच्छा, एग्जाम का जो पेपर आता है उसमें कुछ थियोरी के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत कम होते हैं बट होते हैं। तो हम हर चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में उस चैप्टर की थियोरी को भी कंप्लीट करेंगे। मतलब हर चैप्टर को कंप्लीट पूरा करेंगे, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इस पूरे सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम टाइम टू टाइम सब जो चैप्टर है उनके टेस्ट भी लेते रहेंगे। कभी 3 चैप्टर का मिलाकर टेस्ट हो गया, कभी 4 चैप्टर का मिला के टेस्ट हो गया। अच्छा, पूरा चैप्टर सारा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में हम 3 से 4 टेस्ट पेपर लेंगे जो पूरे कॉस्टिंग को कवर करता है, मतलब पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का हम टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट लेने से क्या होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो पूरा रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। बस एक ही मेरी तरफ से आप ज़रूरत है, वो ये है कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स 75 से ज़्यादा लेके आने हैं। मतलब डिस्टिंक्शन तो आपको लगाना ही लगाना है इस सब्जेक्ट में। और अगर आप इन सब को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हो, पूरा कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करते हो, प्रॉपर सारे टेस्ट देते हो, तो मैं आपको बता दूं कि 100% मतलब 99%, 1% थोड़ा कम कर देते हैं, 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स 75 से ज़्यादा ही आएंगे। मतलब डिस्टिंक्शन तो लगना ही लगना, फिर तो पक्का हो जाएगा कि लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जिसमें टोटल 15 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। अब मैं बात करता हूं इस एग्जाम, ये जो सब्जेक्ट है इसका जो एग्जाम पेपर है उसका पैटर्न कैसे आता है। एग्जाम पेपर पैटर्न, देखो ये मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं एग्जाम के हिसाब से। इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली इस टाइप का पेपर पैटर्न बनेगा। अब चेंज थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट कर सकती है। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और 70 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। 15 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स ईच। इस 15 क्वेश्चन में आप ये मान सकते हो कि ऑलमोस्ट जो 13 क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन, एक मैं जनरल ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, चेंज हो सकता है, और करीब करीब 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो थियरी के होते हैं। ये जो 70 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पेपर है इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 14 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स ईच। इन 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एनी 5। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, ये कंपल्सरी होता है और रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई 5 आपको करने होते हैं। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीटली थियरी का क्वेश्चन होता है और जो बाकी के क्वेश्चन हैं
इसमें भी जनरली ऐसा होता है, जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 7 मार्क का एक क्वेश्चन, 7 मार्क का एक क्वेश्चन। ये जो 14 है इसमें 10 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। ये जो 14 है इसमें 8 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का एक क्वेश्चन। ये 14 में 7 के, ये 14 में 7 का, इस तरह से। अब ऐसा हो सकता है जनरली, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये जनरली प्रैक्टिकल होते हैं, जनरली प्रैक्टिकल होते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधा पॉइंट इसमें थ्योरी का दे दे, 1 या 2 पॉइंट थ्योरी के दे दे। जैसे मान लो हो सकता है कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये थ्योरी का दे दिया, या ये जो एक क्वेश्चन 6 मार्क का है ये थ्योरी का दे दिया, मे बी, मतलब पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर पूरा पेपर प्रैक्टिकल हो जाए, जैसे ये सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो 70 मार्क्स के भी प्रैक्टिकल, और ये जो एमसीक्यू है इसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल। मतलब अगर आप ये ऑप्शन में थियरी का क्वेश्चन छोड़ देते हो, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो थियरी का ही आता है, अगर ये ऑप्शन में छोड़ देते हो तो आपने मोस्ट ऑफ द पेपर को प्रैक्टिकल पेपर अटेंड किया। और प्रैक्टिकल पेपर में ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन सही है तो पूरे मार्क्स आते हैं, और अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो मार्क्स कम भी हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे स्टेप मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हैं और अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हो, अच्छी तरीके से तैयार करते हो, तो ऑब्वियस है आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स इस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के 100 में से 100 भी आए थे अभी कुछ अटेम्प्ट पहले। तो मतलब ये सब्जेक्ट है आपका, आपके लिए हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और जिससे कि जनरली सीए इंटर के स्टूडेंट के साथ में एक दिक्कत होती है, एग्रीगेट की दिक्कत आती है कि सारे सब्जेक्ट में पास तो हो गए बट एग्रीगेट नहीं बना, एग्रीगेट 50% नहीं बना। तो अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार होते हैं जिसमें आप डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स लेके आते हो, तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एग्रीगेट में आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए ये एक पेपर ऐसा हो सकता है जिसको आप एग्रीगेट की दिक्कत को सॉल्व करने में इसकी हेल्प ले सकते हो। आप अगर इसमें डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स लेके आते हो तो ये कुछ पेपर में अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो ये कवर आपके कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस सब्जेक्ट को इसी पर्पज से तैयार करना है कि इसमें मुझे मिनिमम टू मिनिमम डिस्टिंक्शन मार्क्स तो लेकर आने ही आने, ठीक है। तो आपको पेपर का पैटर्न भी समझ में आ गया, एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया कि सब्जेक्ट में करना क्या है, क्या होता है ये सब्जेक्ट। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में हम इस चैप्टर के मतलब ये जो पूरी कॉस्टिंग है इसके लिए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमें कॉस्ट शीट दे रखी है उसको भी डिस्कस करेंगे। मगर कॉस्ट शीट को डिस्कस करने से पहले हम बहुत सारे बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बहुत बार बनाए, कितने ही बना दिए। तो आप लोगों जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो तो डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज कॉस्ट, वेजेज की कॉस्ट, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो। फिर पी&एल अकाउंट में सैलरी का एक्सपेंडिचर, रेंट का एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, पावर की कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो। डेप्रिसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो। ये जितने भी एक्सपेंडिचर है ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। मगर हमने कॉस्ट को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। हमने कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। मैं आपको कुछ तरीके से बताता हूं कि कैसे हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कॉस्ट का एज पर नेचर। हम कॉस्ट को
तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। हम कॉस्ट को एज पर नेचर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एज पर नेचर भी कह सकते हो या फिर इसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हो, कॉस्ट एलिमेंट। हमने कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट लेबर की कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल की कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। हम ये कैलकुलेटर बनाते हैं। अब कैलकुलेटर बना कैसे? इसके लिए कुछ मटेरियल तो लगा होगा, तभी ये कैलकुलेटर बना। अगर एक फर्नीचर बनाने, लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाला एक बिजनेस है, तो वहां पर लकड़ी यूज होती है फर्नीचर बनाने के लिए, तो लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब है वो खर्चा जिससे आउटपुट बना है। जिस मटेरियल से आउटपुट बना है हम उसको कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट, या फिर हम उसको कहते हैं इनपुट की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कॉस्ट में मेजर पोर्शन होता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट का। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट जितनी भी आती है उसमें सबसे ज्यादा प्रपोर्शन मटेरियल कॉस्ट का होता है। दूसरी कॉस्ट होती है लेबर की कॉस्ट, जिसको आप वेजेज भी कह सकते हो। लेबर कॉस्ट और वेजेज। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है? वर्कर। और वर्कर को जो भी पेमेंट कर रहे हैं, वर्कर को जितना भी पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा होता है लेबर कॉस्ट, मतलब वेजेज। मटेरियल कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको कहते हैं ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको ओवरहेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवरहेड में क्या क्या आता है? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है रॉ मटेरियल की कॉस्ट और वेजेज की कॉस्ट को छोड़कर हमने उसको नाम दिया है ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अच्छा, ओवरहेड को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। ओवरहेड को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ओवरहेड होता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा ओवरहेड होता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरा ओवरहेड होता है जिसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम पूरे प्रीमाइसेस को, जो पूरी बिल्डिंग का प्रीमाइसेस है, हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, एक पार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं ऑफिस, और एक पार्ट हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं वेयर हाउस। हमने पूरे प्रीमाइसेस को, जहां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस पूरे प्रीमाइसेस को हम तीन पार्ट में अलग अलग बांट सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और वेयर हाउस। फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर मशीनें होती है, जहां पर वर्कर होते हैं। वो मशीन और वर्कर मिलकर क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। हम उस जगह को क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है।
ऑफिस वो जगह होती है जहां से पूरा बिजनेस मैनेज किया जाता है, जहां से पूरे बिजनेस को एडमिनिस्टर किया जाता है, वो जगह क्या होती है? ऑफिस। और वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पर हम फैक्ट्री में जो गुड्स हमने कंप्लीट किया है, मतलब जिस गुड्स को हमने फिनिश कर दिया है, उसको हम ले जाकर कहाँ रखते हैं? वेयर हाउस में ले जाकर रखते हैं। मतलब वेयर हाउस वो जगह है जहां पर हम फिनिश गुड्स को बनने के बाद ले जाकर रख देते हैं बेचने के लिए, यहाँ से फिर हम कस्टमर को बेच देते हैं। तो ये तीन अलग अलग जगह है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वेयर हाउस है। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस के जितने भी ओवरहेड होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में और भी कुछ आएगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। फैक्ट्री में क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं? अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट अलग से है, वो ओवरहेड नहीं होती, या लेबर की कॉस्ट ओवरहेड नहीं होती। मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। अगर मैं लिस्ट बनाऊं फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन इस सब्जेक्ट को, आप बहुत चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट, अगर रेंट पे ले रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग तो रेंट फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी भी हमने रेंट पे ले रखा है तो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट, पावर की कॉस्ट, फैक्ट्री की लाइट का एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग, सुपरवाइजर सैलरी, एटसेट्रा। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर का एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट चार्जेज, हायर चार्जेज जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी का अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी का, इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो जितने भी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। जितने भी एक्सपेंडिचर फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर हमने रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट, अगर हमारी खुद की है तो उसका डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका इंश्योरेंस। तो जितने भी एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, जितने भी एक्सपेंडिचर फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। सुपरवाइजर रखा हुआ है, सुपरवाइजर क्यों रखते हैं? वर्कर का ध्यान रखने के लिए, प्रोडक्शन का ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर रखा हुआ है, तो सुपरवाइजर की सैलरी।
तो जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, और फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? जहां पर मशीनें होती है, जहां पर वर्कर काम कर रहे होते हैं, और मशीनें और वर्कर का क्या काम होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो वहां जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर फैक्ट्री ओवरहेड है। बस दो एक्सपेंडिचर को हम फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला एक्सपेंडिचर तो है रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर, और दूसरा एक्सपेंडिचर है वेजेज का एक्सपेंडिचर। ये दो एक्सपेंडिचर छोड़ दो, क्योंकि वो लगते तो फैक्ट्री में ही है। वेजेज की कॉस्ट कहाँ आती है? फैक्ट्री में आती है। मटेरियल की कॉस्ट कहाँ आती है? फैक्ट्री में आती है। बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो आप समझ गए फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है। अब मैं बात बताता हूं आपको ऑफिस ओवरहेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर है, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर है, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, अगर रेंट पे ले रखा है, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस बिल्डिंग का अगर इंश्योरेंस करा रखा है, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, बहुत बार एक नाम और दिया जाता है जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, एटसेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर है, वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में इंक्लूड होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फ्रेंड्स इसमें दो ओवरहेड हमने शामिल किए हैं। कौन कौन से? एक तो सेलिंग ओवरहेड और एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये दो अलग अलग ओवरहेड है। सेलिंग ओवरहेड अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग होता है। सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड का मतलब है वो सारे एक्सपेंडिचर जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम इनकर करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, जैसे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, जैसे मान लो सेल्स कमीशन दिया, जैसे हमने सेल्समैन को सैलरी दी, या सेल्समैन के ट्रेवलिंग का खर्चा। ये सारा खर्चा क्या है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए काम आता है। जो भी खर्चा सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं सेलिंग ओवरहेड। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड मतलब क्या? वेयर हाउस से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का जितना भी खर्चा होता है, जैसे फ्रेट आउटवर्ड लग गया मान लो, या मान लो हमारे लिए गुड्स को डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक डिलीवरी व्हीकल है, उसके जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। तो दो एक्सपेंडिचर है, एक है सेलिंग ओवरहेड, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बट बहुत बार इन दोनों को अलग अलग करना थोड़ा सा भारी काम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इन दोनों को एक ही हेड में रखते हैं। सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों को एक हेड में करेंगे तो नाम हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमने इन दोनों को एक ही हेड में रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जनरली इसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर आ सकता है? एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी व्हीकल लिख देता हूं, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है? उसका डेप्रीसिएशन हो सकता है, उसका इंश्योरेंस हो सकता है,
उसकी रिपेयर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या अगर हमने उसको किराए पर लिया है तो उसका हायर चार्जेज हो सकता है। और क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर में? वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। वेयर हाउस के एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? वेयर हाउस अगर हमने रेंट पे ले रखा है तो रेंट, रिपेयर का चार्जेज, वेयर हाउस हमारा खुद का है तो उसका डेप्रिसिएशन। मतलब वेयर हाउस में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वेयर हाउस का हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस, जितने भी खर्चे हैं वेयर हाउस के वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो हमने एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में बांटा है एज पर नेचर या एज पर एलिमेंट। कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज वेजेज एंड थर्ड इज ओवरहेड। एंड ओवरहेड आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आप बिल्कुल मतलब समझ चुके होंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, राइट। कॉस्ट का एक और क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, कॉस्ट का एक क्लासिफिकेशन और डिस्कस करते हैं। कॉस्ट एज पर वेरिएबिलिटी, एज पर वेरिएबिलिटी एज पर वेरिएबिलिटी कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3। ये शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद। कॉस्ट को एज पर वेरिएबिलिटी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है कॉस्ट जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। एक कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और एक कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले मैं अगर बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ऑल एक्सपेंसेस विच वेरी इन सेम proportion of activity level, or we can say same proportion of output, or we can say same proportion of sales is called variable cost. All expenses which change in same proportion of sales, activity level, output is called variable cost. मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लो यूनिट्स, मैं 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं और मेरी जो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, सपोज इट इज 10,000 रुपीज। 1000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी? 10,000। जो खर्चा वेरिएबल है वो 10,000 है। अगर मैं आउटपुट को डबल कर देता हूं 2000, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी 20,000। अगर मैं आउटपुट को 3 गुना कर देता हूं 3 टाइम्स 3000, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो जाएगी 30,000। अगर मैं आउटपुट को हाफ कर देता हूं 500, 1000 थी 500 कर दिया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ हो जाएगी 5000। ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो वेरिएशन हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, ये जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। आउटपुट डबल तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल, आउटपुट 3 गुना वेरिएबल कॉस्ट भी 3 गुना, आउटपुट हाफ तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ। अगर मैं यहाँ आउटपुट को 0 कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो सारे एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वो सारे एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं,
हम उनको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को चार्ट में प्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा। यहां पर आउटपुट और यहां पे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर मेरा आउटपुट 0 है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। अब जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा मतलब बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड चेंज इन आउटपुट इज इक्वल। अगर आपका आउटपुट 10% इंक्रीज हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका आउटपुट 10% से डिक्रीज हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से डिक्रीज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये कि ये पर यूनिट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। आप कहोगे ये कैसे हो गया, रिमेन सेम कैसे, समझना। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 10,000। अगर मैं यहां वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं, पर यूनिट, तो 10,000 वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट पर यूनिट कितना हो गया, 10 रुपीज। 2000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 20,000, पर यूनिट कितना, 10 रुपीज। 3000 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट 30,000, पर यूनिट कितना, 10 रुपीज। 500 पर वेरिएबल कॉस्ट 5,000, पर यूनिट कितना, 10 रुपीज। इट रिमेन सेम पर यूनिट। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट 10 रुपए ही लगेगा। जैसे अगर मान लो ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर पर वेरिएबल कॉस्ट, जनरली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेबर की कॉस्ट जनरली वेरिएबल होती है, क्योंकि जितना आउटपुट बनाओगे उतना ही मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, उतना ही लेबर का कॉस्ट लगेगा। अब जैसे एक कैलकुलेटर बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है। अगर मैं 2 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो 200 रुपए का मटेरियल लगेगा। अगर मैं 3 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो 300 रुपए का मटेरियल लगेगा। अगर मैं 4 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो 400 रुपए का खर्चा लगेगा। अगर मैं 5 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो 500 रुपए का मटेरियल कॉस्ट लगेगा। करेक्ट ना। तो एक कैलकुलेटर बनाने में 100 रुपए का मटेरियल कॉस्ट, 2 कैलकुलेटर बनाने में 200 रुपए का, 3 कैलकुलेटर बनाने में 300 रुपए का, 4 कैलकुलेटर बनाने में 400 रुपए का। बट अगर मैं इसको पर यूनिट कैलकुलेट करूं तो हमेशा से 100 रुपए ही है। पर यूनिट 100, पर यूनिट 100, पर यूनिट 100, पर यूनिट 100, 400 रुपए 4 यूनिट पर, तो पर यूनिट तो 100 रुपए ही लगे। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब जो भी खर्चे वेरिएबल कॉस्ट हम जिसको कहते हैं, वो पर यूनिट सेम रहते हैं। आउटपुट कितना भी चेंज हो जाए, डबल हो जाए, आधा हो जाए, 4 गुना हो जाए, बट ये पर यूनिट हमेशा इक्वल रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो पहला एक्सपेंडिचर हमने समझा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। जनरली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। जनरली ये दो तो वेरिएबल होते ही हैं। इसके अलावा और भी खर्चे जो इसी तरीके से चेंज होते हैं, जितना आउटपुट चेंज उतना ही खर्चा चेंज, तो वो सारे खर्चे भी क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट होंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ गए आप। अब हम लेते हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एटसेट्रा। करेक्ट। सेकंड एक्सपेंडिचर हम लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वो सारे एक्सपेंडिचर विच रिमेन सेम एट ऑल एक्टिविटी लेवल इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। All expenses which remain same at all activity level is called fixed cost. For example, rent, सैलरी, एटसेट्रा।
ये वो एक्सपेंडिचर है जिनका आउटपुट या एक्टिविटी लेवल या सेल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आउटपुट डबल हो जाए, चाहे आउटपुट हाफ हो जाए, चाहे आउटपुट जीरो हो जाए, वो एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहता है। हम उस खर्चे को क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं फिक्स कॉस्ट का चार्ट बनाता हूं तो फिक्स कॉस्ट का चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्टिविटी लेवल या आउटपुट लेवल या सेल्स लेवल कितना भी हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट, हर एक्टिविटी लेवल पर फिक्स कॉस्ट क्या होगा? सेम रहेगा। रेंट चेंज नहीं होता है, सैलरी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा हर लेवल पर सेम ही रहती है। हम इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट है हमारे पास, वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली वेरिएबल भी नहीं होते और कंप्लीटली फिक्स भी नहीं होते। उसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है और कुछ पोर्शन फिक्स का होता है। हम ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल भी देख के बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेंसेस which is not completely fixed, not completely variable. Is semi variable cost. Some portion is fixed and remaining portion is variable. कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। कैसे? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपके घर पे बिजली का बिल आता है, आप उसको चेक करना। बिजली का जो बिल आता है उसमें दो चीज़ें शामिल होती है। पहला तो होता है बिजली का जो चार्ज आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज आता है, उसमें एक पोर्शन तो होता है कि आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया आपको उसका पैसा देना होता है, और एक होता है कि जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं, वो तो फिक्स अमाउंट आपको हर बार देना ही देना होता है, जिसमें जनरली आता है मीटर का रेंट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपके घर पे लगा हुआ है उसका एक फिक्स रेंट होता है, हर महीने का एक फिक्स रेंट अमाउंट होता है, ये आपको देना ही देना होता है, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो फिक्स जो आपको देना ही देना है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं, और एक चार्जेज आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है आप उसका पैसा पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक यूनिट की रेट है सपोज 5 रुपीज़। एक यूनिट की रेट क्या है? 5 रुपीज़। और फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स्ड अमाउंट वो है ₹400। फिक्स अमाउंट कितना है? 400, और एक यूनिट का चार्ज कितना है? 5 रुपीज़। मान लेते हैं हमने अप्रैल में टोटल 1000 यूनिट कंज्यूम की। हमने अप्रैल में टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम की? 1000। अब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा? देखो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 रुपये रेट है एक यूनिट की, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, 5000 तो हो गए वेरिएबल, प्लस 400 रुपीज़ फिक्स अमाउंट है। इसका मतलब आपका बिल हो गया 5400 रुपीज़ का। जैसे मान लो मई में आपने यूनिट कंज्यूम की 1200, अब बिल कितने का होगा? 1200 मल्टीप्लाई बाई 5, 6000 तो हो गया फिक्स वेरिएबल और 400 रुपीज़ फिक्स। इसका मतलब आपके यहाँ पर बिल आएगा 6400 रुपीज़ का। मान लो जून में आपने यूनिट कंज्यूम की 1500, अब बिल कितने का आएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाई 5, ये तो हो गया वेरिएबल, प्लस 400 हो गया फिक्स।
दोनों मिलकर ये आपका बिल हो गया 6,900 रुपीज़ का। तो ये जो बिल है ये फिक्स नहीं है, कंप्लीटली फिक्स नहीं है। अगर ये कंप्लीटली फिक्स होता तो हर महीने फिक्स अमाउंट आता। देखो चेंज होता जा रहा है, 5400, 6400, 6900। तो ये जो बिल का अमाउंट है वो ये बिल 7,900 का हो गया, 6500 नहीं 7500। तो ये बिल 7,900 का हो गया। तो यहाँ पर ये बिल का अमाउंट चेंज होता जा रहा है, 5400, 6400, 7900। इट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड। सेकेंड, इट इज नॉट कंप्लीटली वेरिएबल। अगर ये कंप्लीटली वेरिएबल होता तो यूनिट जिस प्रोपोर्शन में चेंज हुई है उसी प्रोपोर्शन में बिल भी चेंज होता। जैसे यूनिट 1000 से 1200 हो गई तो आपकी यूनिट 20% इंक्रीज हुई है, 20% इंक्रीज। तो क्या आपका बिल 20% इंक्रीज हुआ है? नहीं, आपका बिल 20% से कम इंक्रीज हुआ है। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है इसके दो पोर्शन है, एक पोर्शन है वेरिएबल, एक पोर्शन है फिक्स। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम वो एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसके दो पोर्शन होते हैं, एक वेरिएबल पोर्शन होता है, एक फिक्स पोर्शन होता है। हम अगर चाहें तो वेरिएबल पोर्शन को अलग कर सकते हैं और फिक्स पोर्शन को अलग कर सकते हैं। अलग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। एक कंपनी कहती है कि हमारी अगर 5000 यूनिट बनती है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है 10,000 रुपीज। और अगर हम 7,000 यूनिट बनाते हैं तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है 13,000। ठीक है, तो बताओ कि इसमें ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। अब ये अलग अलग कैसे करते हैं समझना। देखो यूनिट्स 5000 से 7000 हो गई तो यूनिट्स में चेंज कितना हुआ? यूनिट्स में चेंज हो रहा है 2000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 से 13,000 हो गई तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है? 3000 का चेंज हो रहा है, राइट। 5000 से 7000 यूनिट हो गई, 2000 का चेंज हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 से 13,000 हो गई, चेंज कितना हो रहा है? 3000। देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो पोर्शन है, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जैसे ही आउटपुट लेवल में चेंज होता है तो फिक्स पोर्शन में तो चेंज नहीं होगा मगर वेरिएबल पोर्शन में चेंज होगा। इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है 3,000 रुपए, ये वेरिएबल पोर्शन का चेंज है क्योंकि वेरिएबल पोर्शन में ही चेंज होगा, फिक्स पोर्शन तो फिक्स ही रहेगा। तो 2000 यूनिट जैसे ही हमने चेंज की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 3,000 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैसे निकालें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 3000 इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2000 इज चेंज इन यूनिट्स, इट इज 1.5 पर यूनिट। मतलब ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 1 रुपये 50 पैसे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी क्योंकि सेमी वेरिएबल में कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटा दूं तो मुझे रिमेनिंग क्या मिलेगी? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। अब कैसे? अपने पास ये दो डेटा है, 5000 यूनिट का और 7000 यूनिट का। दोनों में से कोई एक डेटा काम में ले लो। मान लो मैंने फर्स्ट वाला डेटा काम लिया तो फर्स्ट वाले डेटा में सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000 है और वेरिएबल मैंने कैलकुलेट की 1.5 पर यूनिट। तो फर्स्ट वाले में यूनिट कितनी है? 5000। तो 5000 यूनिट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1.5। तो 10,000 माइनस 7,500 फिक्स कॉस्ट इज 2,500। मतलब ये मेरी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मैंने इसको अलग अलग कर दिया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी थी मैंने इसको अलग अलग किया। इसमें 1.5 पर यूनिट ये तो हो गई वेरिएबल और ₹2,500 ये हो गई मेरी फिक्स कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है वेरिएबल, एक पोर्शन होता है फिक्स्ड।
फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन को हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो तीन तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है कंप्लीटली वेरिएबल, एक होती है कंप्लीटली फिक्स्ड और एक होती है सेमी वेरिएबल। कंप्लीटली वेरिएबल, कंप्लीटली फिक्स्ड और एक हो गई सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में कुछ वेरिएबल होता है और कुछ फिक्स्ड होता है। तो हम कॉस्ट को एज पर वेरिएबिलिटी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं आपको दो चार एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताना कि कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल को कैसे अलग अलग किया जा सकता है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, मान लो 10,000 यूनिट और 15,000 यूनिट पर हमें एक्सपेंसेस दे रखा है। एक्सपेंसेस नंबर 1, एक्सपेंसेस नंबर 2, एक्सपेंसेस नंबर 3, एक्सपेंसेस नंबर 4, एक्सपेंसेस नंबर 5। एक्सपेंसेस नंबर 1 दे रखा है 1 लाख एंड 1,50,000। एक्सपेंसेस नंबर 2 हमें दे रखा है 75,000 एंड 75,000। एक्सपेंसेस नंबर 3 40,000 एंड 60,000। एक्सपेंसेस नंबर 4 80,000 80,000। एक्सपेंसेस नंबर 5 1 लाख एंड 1,40,000। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 5 एक्सपेंसेस मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है? बराबर आराम से सोचकर आप मुझे बताइए। एक्सपेंसेस नंबर 1, एक्सपेंसेस नंबर 2, एक्सपेंसेस नंबर 3, एक्सपेंसेस नंबर 4, एक्सपेंसेस नंबर 5, इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है? आप कैटेगराइज कीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस नंबर 1 की। एक्सपेंसेस नंबर 1 10,000 यूनिट जब हम बना रहे थे, 10,000 यूनिट पर यह एक्सपेंडिचर था 1 लाख, और जब हमने 15,000 यूनिट बनाई तो यह एक्सपेंडिचर हो गया 1,50,000। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। ये एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है। कैसे पता चला? अगर ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होता तो आउटपुट चेंज होने पर भी इसका अमाउंट चेंज नहीं होता, तो ये खर्चा फिक्स तो नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल है। कैसे पता चलता है कि खर्चा वेरिएबल है? आप पर यूनिट निकाल लो। यहां पर 1 लाख रुपीज है, यहां पर 1 लाख रुपीज है 10,000 यूनिट पर, तो पर यूनिट कितना हुआ? पर यूनिट 10 रुपीज हुआ। यहां 1,50,000 है और यूनिट कितनी है? 15,000, तो 1,50,000 15,000 यूनिट पर है, तो पर यूनिट कितना हुआ? 10 रुपीज। मतलब 10,000 यूनिट पर भी ये 10 रुपीज पर यूनिट है और 15,000 यूनिट पर भी ये 10 रुपीज पर यूनिट है। जो एक्सपेंडिचर पर यूनिट सेम रहता है, पर यूनिट सेम रहता है, वो एक्सपेंडिचर वेरिएबल होता है। ये एक्सपेंसेस क्या हो गया? ये एक्सपेंसेस वेरिएबल हो गया।
जो एक्सपेंडिचर पर यूनिट सेम रहता है दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर, वो खर्चा वेरिएबल होता है। अच्छा, वेरिएबल ऐसे भी देख सकते हैं, 10,000 यूनिट पर 1 लाख था, 15,000 यूनिट पर 150 हो गया, यूनिट्स 50% इंक्रीज हो गई और एक्सपेंडिचर भी 50% इंक्रीज हो गया। तो जो खर्चा, अगर आउटपुट 50% इंक्रीज है और एक्सपेंसेस भी 50% इंक्रीज है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर पर यूनिट निकाल के भी चेक कर सकते हो कि दोनों एक्टिविटी लेवल पर यूनिट ये 10 रुपीज है, इट मीन्स इट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस नंबर 2 की। एक्सपेंस नंबर 2 यहाँ पर है 75,000, यहाँ पर भी है 75,000, मतलब ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। एक्टिविटी लेवल चेंज बट फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसमें चेंज नहीं होता है। एक्सपेंसेस नंबर 3, यहाँ है 40,000, यहाँ है 60,000। इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर फिक्स तो नहीं है। ये एक्सपेंडिचर सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। अब आप चेक करोगे कि क्या ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए आप इसको पर यूनिट कैलकुलेट करोगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इट इज 4 रुपीज पर यूनिट। 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000, अगेन इट इज 4 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट है। फोर्थ एक्सपेंडिचर लेते हैं 80,000, यहाँ भी 80,000, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड हो गया। फिफ्थ लेते हैं, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है 1 लाख, यहाँ पर है 140, मतलब ये फिक्स तो नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख है, यूनिट्स है 10,000, पर यूनिट कितना हुआ 10। 140 यहाँ पर यूनिट है 15,000, अब पर यूनिट कितना हुआ, अब पर यूनिट 10 नहीं है, ये पर यूनिट हो गया 9.33। यहाँ पर यूनिट 10, यहाँ पर यूनिट 9.33, पर यूनिट सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल नहीं है, फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर सेमी वेरिएबल हो गया। सेमी वेरिएबल वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो वेरिएबल और फिक्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब सेमी वेरिएबल में जो कुछ थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा फिक्स्ड है, आप उसको अलग अलग कर सकते हो कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। कैसे अलग अलग कर सकते हो, हमें यहाँ पर लिखनी है यूनिट्स, 10,000 यूनिट और 15,000 यूनिट, और हमारा एक्सपेंसेस नंबर 5, एक्सपेंसेस नंबर 5 यहाँ पर कितना है 1 लाख और यहाँ पर कितना है 1,40,000। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं चेंज। यूनिट्स में कितना चेंज हुआ, यूनिट्स में चेंज हो रहा है 5,000, यूनिट्स में चेंज हो रहा है 5,000, और एक्सपेंसेस में चेंज कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस में चेंज हो रहा है 40,000। अब हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इक्वल्स टू 40,000 एक्सपेंसेस में चेंज, 5,000 यूनिट्स में चेंज। इसका मतलब है 8 रुपीज पर यूनिट इसमें वेरिएबल है। ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नंबर 5, इसमें पर यूनिट 8 रुपये वेरिएबल है, और इसमें फिक्स कितना है, फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड इक्वल टू टोटल माइनस वेरिएबल। टोटल में से अगर मैं वेरिएबल हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फिक्स मिलेगा। अपने पास दो डिटेल है, कोई भी एक डिटेल ले लो, फर्स्ट या सेकंड, आंसर सेम आएगा, मगर लेनी एक ही है, मतलब या तो ये लोगे या फिर ये लोगे। मान लो मैं पहली वाली डिटेल लेता हूँ, पहली वाली डिटेल में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख है, और वेरिएबल मैंने कैलकुलेट किया 8 रुपीज पर यूनिट। पहले में यूनिट्स कितनी है 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 1 लाख माइनस 80,000, फिक्स्ड इज 20,000, करेक्ट। तो सेमी वेरिएबल वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स्ड होता है, और आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। 5,000 यूनिट और 8,000 यूनिट, एक्सपेंसेस नंबर 1
expenses number 2, expenses number 3, expenses number 4 और expenses number 5. Expenses number 1 is 40,000, 64,000, 35,000, 35,000, 1 lakh, 1,30,000, 40,000, 40,000, 75,000, 90,000. ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कितना वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा फिक्स्ड है और कौन कौन सा सेमी वेरिएबल है. जो वेरिएबल है आप उसको पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, जो फिक्स्ड है उसका अमाउंट कितना है वो पता करोगे, और जो सेमी वेरिएबल है उसमें ये पता करोगे कि कितना वेरिएबल है पर यूनिट और कितना फिक्स्ड है. ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद में अगर मान लो मुझे यहाँ ये पता करना हो कि सपोज मुझे 10,000 यूनिट बनानी पड़ जाए, 10,000 यूनिट बनानी पड़ जाए, तो बताओ मेरा एक्सपेंडिचर नंबर 1 कितना होगा, 2 कितना होगा, 3 कितना होगा, 4 कितना होगा और 5 कितना होगा. अगर मान लो मुझे यहाँ 10,000 यूनिट बनानी पड़ जाए तो मेरा ये जो एक्सपेंसेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये कितना होगा और टोटल कितना खर्च आएगा. ठीक है, बिल्कुल मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप आराम से इसके बारे में सोचो और कैलकुलेट करो. 5 एक्सपेंसेस है, 5,000 यूनिट पर दे रखे हैं, 8,000 यूनिट पे दे रखे हैं, 10,000 यूनिट पर कितने लगेंगे. आराम से कैलकुलेट करना आपको कि अगर 10,000 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लगती है. आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा. चलिए अब मैं आपको बताता हूं वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस नंबर 1 की. चेक करते हैं क्या ये फिक्स कॉस्ट है. 5,000 यूनिट पर 40,000 और 8,000 यूनिट पर 64,000. इट मीन्स इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है. अब चेक करते हैं कि क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है. 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 पर यूनिट 8 रुपीज. 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 पर यूनिट 8 रुपीज.
64,000 डिवाइडेड बाय 8,000, अगेन इट इज पर यूनिट 8। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस नंबर 1 है, एक्सपेंसेस नंबर 1, इट इज वेरिएबल कॉस्ट ₹8 पर यूनिट, ये 8 रुपये पर यूनिट लगता है। तो अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो पर यूनिट ये कितना लगेगा, 8 रुपीज। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 80,000। ओके, फिर सेकंड एक्सपेंसेस पे आते हैं। 35,000, 35,000, मतलब ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है इसका मतलब है अगर 10,000 यूनिट में बनाता हूं तो भी ये एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, 35,000 ही लगेगा, 35,000। ओके, फिर मैं आता हूं एक्सपेंसेस नंबर 3 पे। एक्सपेंसेस नंबर जो 3 है वो 1 लाख और फिर 1,30,000, 1 लाख और फिर 1,30,000, मतलब ये फिक्स तो नहीं है। चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। 1 लाख में अगर मैं 5,000 का डिवाइड करता हूं तो ये आता है 20 रुपीज पर यूनिट, और अगर मैं 130 में 8,000 का डिवाइड करता हूं, 130 डिवाइडेड बाय 8,000, तो ये होता है 16.25। फिक्स नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, वेरिएबल पर यूनिट सेम नहीं है। वेरिएबल कब होता है, जब वो एक्सपेंडिचर पर यूनिट सेम होता है। तो यहाँ पर 20 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, यहाँ 16.25 पर यूनिट आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। एक्सपेंसेस नंबर 3 सेमी वेरिएबल है, एक्सपेंसेस नंबर 3 सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल है इसका मतलब है इसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, अलग अलग करना पड़ेगा। यूनिट और एक्सपेंसेस नंबर 3, एक्सपेंसेस नंबर 3, यूनिट 5,000 यूनिट पर 1 लाख रुपीज एक्सपेंसेस, और 8,000 यूनिट पर 1,30,000 का एक्सपेंसेस, करेक्ट। अब यहाँ पर करते हैं चेंज, चेंज लिख सकते हैं या फिर इसको डिफरेंस भी लिख सकते हैं। यूनिट्स में डिफरेंस कितना, 3,000, एक्सपेंसेस में डिफरेंस कितना, 30,000, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इक्वल्स टू डिफरेंस इन एक्सपेंसेस 30,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट 3,000। तो पर यूनिट ये 10 रुपीज का तो वेरिएबल है, मतलब ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है इसमें 10 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल है। और फिक्स कितना, फिक्स्ड कितना, फिक्स्ड इक्वल टू टोटल माइनस वेरिएबल, टोटल माइनस वेरिएबल। मैं फर्स्ट वाली डिटेल को लेता हूँ। फर्स्ट वाली डिटेल में टोटल कितना है, 1 लाख, माइनस वेरिएबल कितना, 5,000 यूनिट, पर यूनिट 10 रुपीज, इट इज 50,000। फिक्स्ड हो गया 50,000, वेरिएबल हो गया 10 रुपीज पर यूनिट। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो ये एक्सपेंसेस नंबर 3 कितना लगेगा, एक्सपेंसेस नंबर 3 कितना लगेगा, देखो 10,000 यूनिट पर यूनिट वेरिएबल कितना है, 10, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो हो गया वेरिएबल, और 50,000 इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस नंबर 3 जो है ये होगा 1,50,000। एक्सपेंसेस नंबर 3 में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। फिक्स तो 50,000, वेरिएबल 10 रुपीज पर यूनिट, तो 10,000 यूनिट इंटू 10, 1 लाख वेरिएबल हो गया, 50,000 फिक्स्ड हो गया, तो इसका अमाउंट आएगा, इसका अमाउंट आएगा 1,50,000। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो एक्सपेंसेस नंबर 3 का अमाउंट होगा 1,50,000, राइट। चलिए एक्सपेंसेस नंबर 4 देखते हैं। यहाँ 40,000, यहाँ भी 40,000, मतलब ये एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो 10,000 यूनिट पर भी ये 40,000 ही आएगा। एक्सपेंसेस नंबर 5, एक्सपेंसेस नंबर जो 5 है, यहाँ है 75, यहाँ है 90, फिक्स नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। 75,000 में अगर मैं 5,000 का डिवाइड करूंगा तो ये होगा 15 रुपीज पर यूनिट, और 90,000 में अगर मैं 8,000 का डिवाइड करूंगा तो ये होगा 11.25, मतलब ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल नहीं है, फिक्स नहीं है, सेमी वेरिएबल है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेंसेस नंबर 5 को भी अलग अलग करना पड़ेगा कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है, इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है।
कैसे अलग अलग करेंगे? यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, एक तो यूनिट का कॉलम, एक एक्सपेंसेस नंबर 5 का कॉलम। यूनिट कितनी है? 10,000 है। यूनिट कितनी है? 15,000, सॉरी 5,000 और 8,000, 5,000 और 8,000, 5,000 यूनिट है और 8,000 यूनिट है। एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 75,000 है और 90,000 है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। यूनिट्स में डिफरेंस 3,000, एक्सपेंसेस में डिफरेंस 15,000। वेरिएबल कैसे निकलेगा? वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट 15,000 चेंज इन एक्सपेंसेस, 3,000 चेंज इन यूनिट इक्वल टू ₹5। अच्छा, फिक्स कैसे निकलेगा? फिक्स इक्वल टू टोटल माइनस वेरिएबल, टोटल माइनस वेरिएबल। फर्स्ट वाली डिटेल को ले लेते हैं। टोटल कितना हुआ? 75,000 माइनस वेरिएबल कितना? 5,000 यूनिट इंटू 5, तो 50,000 फिक्स्ड हो गया। मतलब ये जो एक्सपेंसेस नंबर 5 है इसमें ₹5 पर यूनिट तो वेरिएबल है और 50,000 रुपीज इसमें फिक्स्ड है। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो वेरिएबल कितना लगेगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000 तो वेरिएबल आएगा और 50,000 ही इसमें फिक्स्ड है। इसका मतलब है टोटल अमाउंट होगा 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 1,00,000 रुपीज। तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट 80,000 प्लस 35,000 प्लस 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000, टोटल इज 4,05,000 रुपीज। करेक्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसका टोटल अमाउंट सेम रहता है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कंप्लीटली वेरिएबल नहीं, कंप्लीटली फिक्स नहीं। उसके दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है वेरिएबल, एक पोर्शन होता है फिक्स, और आप उन दोनों पोर्शन को अलग अलग कर सकते हो। डिफरेंस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट करोगे तो वेरिएबल पर यूनिट आ जाएगा, और टोटल में से वेरिएबल माइनस करोगे तो फिक्स्ड आ जाएगा। तो सेमी वेरिएबल को आपको अलग अलग करना होता है कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। ठीक है, ये सब अपन बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब कॉस्टिंग के आगे चैप्टर्स में ये कहीं ना कहीं पॉइंट आगे आपको मिलते रहेंगे, तो हम अभी से ही थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आगे चैप्टर्स में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को एज पर नेचर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल एक कैटेगरी होती है मटेरियल, एक होती है लेबर और एक होती है ओवरहेड। ओवरहेड अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट। अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट एज क्लासिफिकेशन एज पर वेरिएबिलिटी। एज पर वेरिएबिलिटी हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो ये तो हमारा कॉस्ट का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कंप्लीट हुआ। अभी और कॉस्ट के क्लासिफिकेशन बाकी हैं। अब मैं आपको एक दे रहा हूं एग्जाम्पल होमवर्क में, आप उसको सॉल्व करोगे और हम नेक्स्ट क्लास में उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होमवर्क, होमवर्क का पहला एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। 12,000 यूनिट और 20,000 यूनिट, एक्सपेंसेस 1, 2, 3, 4 and 5, 1,00,000 and 1,40,000, then 60,000 and 1,00,000, फिर 1,20,000 and 2,00,000, 75,000, 45,000, 45,000, 45,000। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट
इफ आउटपुट इज 25,000 यूनिट्स, अगर 25,000 यूनिट्स होती है तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है आज का हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे और आज का हमने जो भी पढ़ा उसको हम लास्ट में जाते जाते हर क्लास में सबसे लास्ट में हम उसको रिवाइज करेंगे और हमने इसको नाम दिया है धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। सबसे लास्ट में जितना भी पढ़ा है हमने आज पूरे क्लास में लास्ट में हम उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे और उसको हमने क्या नाम दिया है, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका यूज़ किया है तो बिजनेस में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक काम होता है। उसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट बना होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, मैंने आपको कुछ मेन फंक्शन के बारे में बताया। पहला मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दूसरा मैंने आपको बताया कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा मैंने आपको बताया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फोर्थ मैंने आपको बताया कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। और लास्ट मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे काम जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है और हमें इस सब्जेक्ट में यही सब कुछ करना है। फिर मैंने आपको बताया कि कॉस्ट, हमारा एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके का आता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं और कितने हमारे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू और 70 मार्क्स के हमारे आते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एज पर नेचर हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं और एज पर वेरिएबिलिटी हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। और भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट को एज पर नेचर हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर जितनी भी कॉस्ट होती है हम उसको ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड को वापस हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री में इनकर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो सारे एक्सपेंडिचर जो हम ऑफिस में इनकर करते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 2 एक्सपेंडिचर आते हैं, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड का मतलब है वो सारे एक्सपेंडिचर जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है वो खर्चे जो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि कॉस्ट को हम वेरिएबिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आउटपुट, सेल्स या एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं बट पर यूनिट सेम रहते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी लेवल या सेल्स से या आउटपुट लेवल से चेंज नहीं होते, वो हर एक्टिविटी लेवल पर जिनका अमाउंट फिक्स रहता है हम उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा सेमी वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ नॉट कम्प्लीटली वेरिएबल, नॉट कम्प्लीटली फिक्स्ड। उसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है, कुछ पोर्शन फिक्स का होता है और वेरिएबल और फिक्स पोर्शन को आप अलग अलग कर सकते हो, जिसके लिए वेरिएबल को पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। और फिक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करते हो तो आपको फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स पोर्शन है वो आपको मिल जाता है। तो ये सब कुछ आज हमने डिस्कस किया और मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी होमवर्क में दिया है जिसको आपको कंप्लीट करके लेके आना है और हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, इसके आपके जो आंसर है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे की हमारी यात्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब सेकंड क्लास को हम आगे लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।